हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक्स एंड फंड ऑफ लॉ पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एविडेंस एक्ट का पार्ट 5 34 टू 39। स्टार्ट करते बिना टाइम कमाए। इसमें आते हैं हम सीधा इसकी इन डेप्थ एनालिसिस पाएंगे कि हमें सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 34 कहता है कि जो भी एंट्री होगी, किसमें, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में रिलीवेंट होंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट आप ऐसे देख सकते हो कि कोई भी जो अपना बिजनेस करेगा तो क्या रखेगा, वो एक अकाउंट बुक मेंटेन करके रखेगा। एक छोटी सी अकाउंट बुक होगी उसके पास में, जो इसको हम कह सकते हैं अपना बही खाता रखेगा। तो उसमें कुछ भी अगर लिखा हुआ है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें रिलीवेंट होंगी। लेकिन कब होगी? जब क्या हुआ, कोर्ट ने इंक्वायर के लिए मंगा लिया कि भैया आओ और लेके आओ। जैसा मान लीजिए कि किसी की कोई दुकान है। अब दुकान से क्या इस बंदे ने सामान लिया है या नहीं लिया है, ये प्रूव करने के लिए वो बंदा कहता है कि साहब मैंने ये सामान है ना इसी दुकान से लिया था। तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई, सी दुकानदार तू अपने जो बुक ऑफ अकाउंट है उसको लेके आ, कोर्ट में पेश कर। तो लेके आएगा ये, तो वो चीजें तब रिलीवेंट होगी, ठीक है। लेकिन अकेली, अब जैसे मान लो किसी पे चार्ज प्रूव करना है, ये प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि साहब ये जो बंदा है इस दुकान से सामान लेके आया था और इस डेट को लेके आया था। तो क्या कहेगा कोर्ट? कोर्ट कहेगा अच्छा ये इस टाइम जहर लेके आया था, ठीक है भाई तू ऐसा कर, तू जो केमिस्ट है ना, तू अपने सारे के सारे अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट लेके आ जो उस दिन से रिलेटेड हो। अब कोर्ट के सामने लेके आएगा, लेकिन सिंगल ये टर्म ओनली दी बुक ऑफ अकाउंट्स, ये केवल इस बंदे को चार्ज लगाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी हो जो कोरबोरेशन करे, मतलब जो इसको मतलब कि इसको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई एक एविडेंस और आ जाएगा, तब जाके तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको क्या चार्ज नहीं लगेगा उस पर। फिर सेकंड थिंग हम देखते हैं, ये बता दिया मैंने। अब जैसे ये देख लो कि एक मामला आता है, वही जो बता रहा हूँ कि ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, और वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा शाना होता है, वो लाके दिखा देता है अपनी किताब, देखो भाई मैंने इस डेट को इसको इतने इतने पैसे दिए हैं। तो क्या केवल ये चीज सफिशियंट है कि इसको चार्ज लगाने के लिए या इसको कन्विक्ट करने के लिए? नो, दैट इज नॉट सफिशियंट। सफिशियंट नहीं है। इसके लिए केस भी है जो कि मैंने बताया, सीबीआई वर्सेस शुक्ला। इसमें क्या कहा गया, इसमें साफ कहा गया, हेल्ड दैट इवन बुक ऑफ अकाउंट चाहे करेक्ट हो, चाहे बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड हो, लेकिन फिर भी वो क्या करती है कि लायबिलिटी फिक्स नहीं करेगी उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। और भाई जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस ना आ जाए, कौन सा इंडिपेंडेंट एविडेंस ना आ जाए, ट्रस्ट वॉर्थिनेस का मतलब जो जो विश्व, जिसमें विश्व क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्वसनीय हो, ठीक है, वैसा कुछ आ जाए तब होगा। तो ये हमारा 34 कंप्लीट है। हम आगे आते हैं अब किस पे, 35 पे। 35 हमें क्या कहता है? 35 हमें कहता है कि भाई रिलीवेंसी होगी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड्स। पब्लिक रिकॉर्ड भाई कौन कौन से होते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड के लिए सीधी से समझो कि वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने किसके लिए, पब्लिक के लिए रखी हुई है कि भैया आप इसको, ये आपके लिए है, आपके लिए रूल्स है, ये सब कुछ है। तो दैट मीन्स दैट इज अ पब्लिक रिकॉर्ड। अब ये सब सारी चीजें क्या होगी, कब रिलीवेंट होंगी? अगर ये हुई क्या कि मेड इन किसमें, ड्यूटी के दौरान करी। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, कोर्ट से हम जाते हैं सर्टिफाइड कॉपी निकालने। कहाँ जाते हैं? सर्टिफाइड कॉपी निकालने, या तो कोर्ट से जाएं या फिर और किसी संस्था से जाएं, तो सर्टिफिकेशन देते हैं ना वो हमको। तो उस दौरान उस ड्यूटी की उस कैपेसिटी में जो चीज़ की गई है वो सारी की सारी रिलीवेंट होंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ठीक है। सेम एज हम कह सकते हैं इन द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ जजमेंट भी हम कह सकते हैं। भाई आप कुछ भी ऐसा करो, जैसे मान लो कि आपने आरटीआई लगाई, आपने क्या किया, आपने आरटीआई लगा कि भाई मुझे जानना है कि मेरी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कितना फंड अलॉट किया है इन टू एजुकेशन के ऊपर। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे आरटीआई लगाओगे, वहां से आपके पास कोई जवाब आएगा। अब उस ऑफिसर ने जवाब भेजा इस आरटीआई का, अब इससे संबंधित कोई चीज होगी भाई, अब तो ये पब्लिक रिकॉर्ड होगी। कोई भी चीज इससे संबंधित आ गई तो अब जवाबदेही किसकी बनेगी, ऑफिसर की बनेगी, ठीक है। मेड इन अ प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ऑफिशियल कैपेसिटी में कर दे, डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी में करे, रिलीवेंट फैक्ट इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है। जैसे मान लो इसका काम कलर का काम और इसका काम एंट्री करना है, एंट्री करी, अच्छा साहब उस दिन इतने बजे किसने एंट्री करी थी? हाँ जी साहब महेश बाबू बैठे थे वहां पे। तो अब अगर महेश बाबू चले गए हैं यहाँ से, महेश बाबू का ट्रांसफर हो गया, तो कौन महेश बाबू को दोबारा बुलाएंगे क्या? भैया उस पोस्ट पे जो होगा ना उसको बुलाएंगे हम, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, इसमें केस आता है रविंदर सिंह गोरखा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो केस है कि रविंदर सिंह गोरखा, कोई गोरखा भाई साहब है स्टेट ऑफ यूपी में,
इन्होंने इनके केस में क्या कहा, इनके केस में कोर्ट ने कहा क्या कि जो 35 है ना एविडेंस एक्ट का, ये ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल बाउंड्री तक ही सीमित रहे, ये भैया दोनों जगह अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये दोनों जगह अप्लाई होगा। और कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों की दोनों प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे आते हैं। इसमें आगे देख लो तो इसमें एक केस और आता है, ब्रिजमोहन सिंह वर्सेस पीबी नारायण सिन्हा, 1972 का है ये केस। इसके अंदर क्या कहा गया कि जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई अपने बच्चों की क्या करते हैं, आयु कम करा देते हैं कि भाई क्या पता सरकारी नौकरी में प्रॉफिट मिल जाए, कुछ हो जाए। तो इस केस में कोर्ट कहता है कि इन दैट केस हम किस चीज को रिलेवेंट मानेंगे आयु के लिए, तो एज फैक्टर के लिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट जो प्राइमरी चीज मानते हैं, किसको मानते हैं, जो कि रजिस्टर होता है एंट्री का, स्कूल एंट्री रजिस्टर। स्कूल में गए होंगे तो उस टाइम आपने एज लिखवाई होगी ना, प्राइमरी स्कूल वाली। ठीक है, आप कभी भी देख लीजिए इन द प्रैक्टिकल केसेस आल्सो, प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो किसी अपराधी ने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसकी एज वेरिफिकेशन करनी है, तो क्या करते हैं वो लोग उसके स्कूल में जाते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा है तो उसके स्कूल में जाएंगे एज वेरिफिकेशन करने के लिए, देखेंगे भैया इसकी क्या एज है क्या नहीं है। ठीक है, अगर वहां से भी नहीं हो पाती तो उसके बाद में फिर कोई बोलता है कि नहीं भैया ये तो गलत हो सकती है, फिर एक होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट दैट मीन्स बोन टेस्ट भी इसको बोलते हैं कि बोन की एज देख के इसकी एज निकाल ली जाए, लेकिन दैट इज ये सेकेंडरी स्टेप है, दैट इज अ सेकेंडरी स्टेप। द प्राइमरी स्टेप इज दैट कि केवल ये कौन सा बुक एंट्री, एंट्री किसकी, इसकी एज की स्कूल रजिस्टर में SR, बस और कुछ नहीं। और सिमिलर इसमें केस आया कौन सा, सुशील कुमार वर्सेस राकेश कुमार, ये बस हमें याद रखना है। पूछ लिया जाए तो भाई ये पूछ सकता है कि भाई किस केस के अंदर आया था सबसे पहले, की जो एज है वो हमें अगर देखनी है एविडेंसरी तो किसका आएगा, स्कूल रजिस्टर की वैल्यू होगी। ये इसमें आया था ब्रिजमोहन सिंह वर्सेस पीवी नारायण, बस खत्म, ये क्लियर। फिर आगे आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ, ये आ गया हमारा अगला 36 क्या कहता है, रिलेवेंसी इन केस ऑफ मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स, जो भी प्लान्स वगैरह बना रखे हैं तो वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, वो रिलेवेंट होंगी। बेयर एक्ट क्या कहता है इसमें 36 में कि जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू, स्टेटमेंट किसकी, फैक्ट इन इशू की और रिलेवेंट फैक्ट की, मेड इन पब्लिश्ड मैप्स में, या तो मैप्स के अंदर करी गई हो या फिर चार्ट्स के अंदर करी गई हो, जर्नली ऑफर्ड फॉर पब्लिक स्केल, जो कि एक पब्लिक स्केल मतलब जो हमारी पब्लिक वहां रहती है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहती है उसके लिए अगर ऑफर किया गया है उस मैप में और इन मैप्स या फिर उस प्लान के अंदर, मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो इन मैप्स प्लान वगैरह में दी गई है किसके लिए, पब्लिक जर्नल के लिए, और किसने दी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी ने दी है या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, दैट इज रिलीवेंट थिंग। और ये किससे, मैंने पहले बताया था फैक्ट इन इशू क्या होता है, रिलीवेंट फैक्ट क्या होते हैं, पीछे वाली क्लासेस जाके देख लो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें रिलीवेंट होंगी, इससे कुछ भी होगा, यही बता रहा है कि भाई अगर कुछ भी रिप्रेजेंट किया गया इस मैप के अंदर या फिर स्टेट किया गया है चार्ट में, प्लेन में, तो ये आर देमसेल्फ रिलीवेंट फैक्ट्स, इसको माना जाएगा कि रिलीवेंट फैक्ट है, यही बता रहा 36 क्लियर। 37 पे आ जाओ, रिलीवेंसी किसकी, रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू पब्लिक नेचर कंटेंट इन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। भाई एक्ट और नोटिफिकेशन का जैसे मान लो गवर्नमेंट कहती है गजट में इसने कुछ निकाल दिया, गवर्नमेंट कहती है भाई आज से ये नया रूल लागू होगा, गजट में कोई निकाल लिया या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दे दी, तो वो सारी चीजें क्या अपने आप में रिलीवेंट फैक्ट मानी जाएगी, भाई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने दी है, दैट इज अ रिलीवेंट थिंग। इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट इन इशू अगर आ गया तो ठीक है भाई, पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट पास कर रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोविंशियल एक्ट लेके आ रही है तो वो सब सारी चीजें रिलीवेंट होंगी। अब लेकिन जो इसमें क्राउन से रिलेटेड कोई चीज है वो हमें अब नहीं पढ़ना क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 38 पे। 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। ठीक है भाई, लॉ बुक्स के अंदर कोई चीज लिखी हुई है तो वो कैसे रिलीवेंट होगी, क्या वो कैसे रिलीवेंट होगी। अब भाई क्या होता है कि जो भी लॉ बुक्स होती है ना वो कौन करता है, छपाता कौन है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर छपती है।
ठीक है, उसकी गाइडेंस में छपती है, तो माना जाता है कि भाई जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जो भी मटेरियल है, दैट इज अ रिलेवेंट थिंग। ठीक है, उस पर कोई भी संशय डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सही तरीके से छपा है क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में छपा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी की निगरानी में छपा है, यही बता रहा 38, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन सभी से जो क्वेश्चंस आते हैं ना प्री में, वो कैसे आते हैं, बस ये डायरेक्टली पूछ लेंगे द रिलेवेंसी ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द मैप्स इन गिवन इन, या फिर पूछ लेंगे कि मैप्स से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो रिलेवेंट होगी कि नहीं होगी, या फिर ये पूछ लेंगे कि जैसे कि इससे पहले वाले सेक्शंस का वो क्या रखा है कि एज प्रूफ वाला मैटर है, ये कहाँ पे दिया गया था, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा ये सेक्शन बेस। अब इसमें आ जाओ 39 में। 39 कहता है कि भैया अब मुझे क्या पता कि मैं कितना इसको दिखाऊं कोर्ट को, कितनी की सारी बुकें दिखा दूं क्या मैं, नहीं। ये कहता है कि जितना आपका मैटर है ना, मान लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, आपको इनसे रिलेटेड कोई थिंग्स आ रही हैं और आप कह रहे हो कि अरे सर ये तो चीज़ है ना, ये सीआरपीसी में दे रखी है, या फिर मैं कह दूं कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के में दे रखी है। चलो मैं बात करता हूँ कि जैसे एक प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं कि रिलेटेड टू द सर्कमटेंसेस ऑफ डेथ, COD, ये चीज सेक्शन नंबर 32 में दे रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट के। अब आपको ये चीज कोर्ट को दिखानी है, तो आप क्या करोगे, आप क्या सारा का सारा दिखा दोगे कि साहब इंडियन एविडेंस एक्ट में 1 से लेके ये इतने इतने सेक्शंस हैं और साहब इसमें इसके प्रोविजो ये, इसके प्रोविजो इलस्ट्रेशन है। अरे नहीं भैया, आपको जो दिखाना ना केवल केवल इतना दिखाना है कि ये रिलेटेड टू सर्कमटेंसेस ऑफ डेथ एज गिवन इन दिस सेक्शन, ये रहा। और अगर ये बता दे सेक्शन के अंदर भाई किसके, अब इसके वो केसेस भी दे रखे हैं तो कौन से केस में आ रहा है, मतलब नॉर्मल हमें उतना ही बताना है कितने पॉइंट्स हैं और किस पेज पे है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारा 39 भी क्लियर, ठीक है। और बात करें पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें दे रखी हैं, वो कहाँ पे दे रखी हैं, सेक्शन नंबर 74 में दे रखी है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप, ठीक है। 37 में वो अभी मैंने बता ही दिया, दोबारा बता देता हूँ, पब्लिक नोटिस जो भी गजट में आएगा वो सारी चीज़ रिलीवेंट होगी, रिलीवेंट मानाएगा कोर्ट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।